जी। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप सभी का स्वागत है आज की इस जेरेट्रिक की मीटिंग में। और आज का जेरेट्रिक का जो सेशन है वो लीड करेंगे हमारी अपनी नाइमा जी, जो बताएंगी कि जो एंगर मैनेजमेंट है, खास करके जब हमें कैंसर हो जाता है उसमें आप कैसे अपने आप को संभाल सकते हैं और फिर आगे किस तरीके से अपने आप बेहतर अपनी ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। नाइमा जी, प्लीज मंच आपका है। थैंक यू। थैंक यू सो मच रतन जी। जो मेरा नाम नीमा है, मैं एक साइको-ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। मतलब जो कैंसर पेशेंट्स रहते हैं उनकी मन की देखभाल हम करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इरिटेबिलिटी, एंगर। मतलब गुस्सा, चिड़चिड़ापन, निराशा। ये पेशेंट्स अब अक्सर कहते हैं कि कैंसर के डायग्नोसिस के बाद या फिर ट्रीटमेंट जब चालू हो जाता है दवाई के बाद अक्सर उनको मन में चिड़चिड़ जैसा लगता है। जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, मन में काबू नहीं मिल पाता, जिस वजह से बहुत परेशानी होती है। घर में ट्रीटमेंट में आने का मन नहीं करता, हॉस्पिटल आने का मन नहीं करता, ठीक नहीं लगता पूरा सेहत। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और मन को कैसे काबू पा सकते हैं मन में। तो सबसे पहले ये जानना है क्यों ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इस सब के बारे में क्यों बात करना है, इसका रेलेवेंस क्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो गुस्सा आना होता है, चिड़चिड़ापन जो मन में लगता है, ये बहुत कॉमन इमोशन है, बहुत कॉमन भावना है। सभी पेशेंट्स को होता है। अगर आपको भी होता है तो आप अकेले नहीं हैं, सबको होता है। और इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो हम देखेंगे आगे क्या है और उसका क्या कर सकते हैं। क्योंकि कुछ छोटे छोटे टेक्निक्स है जो हम अपने जीवन में ला सकते हैं ये इमोशन को मैनेज करने के लिए। क्यों इसे मैनेज करना चाहिए? क्योंकि जब चिड़चिड़ापन रहता है, शरीर में अच्छा नहीं लगता, मन में अच्छा नहीं लगता, इधर उधर बातें हो जाती है घर पे, शायद चिल्ला लेते हैं जिसके वजह से घर पे झगड़े होते हैं। सब कभी कभी नींद नहीं आती क्योंकि गुस्सा हो गए, किसी पे चिल्लाए है, मन में अच्छा नहीं लग रहा जिस वजह से नींद खराब हो गई। या फिर कभी कभी इतना चिड़चिड़ापन रहता है कि हॉस्पिटल आने का मन नहीं करता, ट्रीटमेंट लेने का मन नहीं करता, जिस वजह से हमारा पूरा कुल जीवन में असर आ जाता है। तो इस वजह से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस वजह से हमें चिड़चिड़ापन होता है या फिर गुस्सा आता है? तो ट्रीटमेंट के दौरान बहुत रीजंस की वजह से ये चिड़चिड़ापन आता है। सबसे पहले अपने शरीर के कुछ चेंजेस की वजह से, जैसे दर्द होता है, थकान लगता है, कमजोरी लगता है, नींद ठीक से नहीं लगता। तो कोई भी इंसान को तो चिड़चिड़ापन होगा ही, है ना। हम सुपर हीरोज थोड़ी है कि कभी चिड़चिड़ापन नहीं रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, हमेशा एकदम एक्टिव रहेंगे। इंसान है तो कभी चिड़चिड़ हो जाता है। और कभी कभार कुछ दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से भी मन में चिड़चिड़ापन ज्यादा हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि क्योंकि मन में ठीक नहीं लग रहा है तो जल्दी गुस्सा आ जाता है। कोई कुछ बोल देता है तो हम जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं, ऐसे घबराहट जैसी होती है, या फिर उदास जैसा लगता है, दुख लगता है, समझ में नहीं आता क्या करे, ऐसे लगता है कि नियंत्रण खो चुके हैं, आगे का क्या होगा क्या होगा ये सोच के टेंशन लगता है। और कभी कभी इस वजह से चिड़चिड़ होता है क्योंकि पहले हम ठीक थे, हम एक व्यक्ति थे, काम करते थे, फैमिली था। अचानक से हम एक पेशेंट के रोल में आ गए, जिसकी वजह से हमें बहुत लोगों पे निर्भर होना पड़ता है, उन पे डिपेंड होना पड़ता है, अपना काम के लिए उनसे हेल्प मांगना पड़ता है, जिसकी वजह से मन में चिड़चिड़ापन लग सकता है। उसके अलावा फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कभी कभी मन में चिड़चिड़ होगा, गुस्सा आ जाएगा, चिल्लाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम किसी पे कुछ ज्यादा बोझ तो नहीं बन गए, उन पे ही ज्यादा निर्भर तो नहीं हो रहे, वो हमसे तंग तो नहीं आ गए। ये सोच के डर के वजह से भी मन में चिड़चिड़ लगता है। और उसके अलावा आपका जो एज ग्रुप है 60 के ऊपर है ना, तो और बहुत डिफिकल्टीज आपको होती है, जैसे कम सुनाई देता है, या फिर कम दिखाई देता है, बहुत सारे दवा लेने पड़ते हैं, या फिर और अलग बीमारी होते हैं जैसे बीपी, शक्कर, या फिर याददाश्त में कमी। इन सब के वजह से भी मन में चिड़चिड़ हो सकता है। उसके अलावा जो अपने जीवन में चल रहा है उसके बारे में सोच के हमें टेंशन हुआ, भगवान ने मुझे ही क्यों बीमारी दी,
या फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थ क्या है, ये सब सोच के इतने सारे विचार जो रहते हैं हम किसी से खुल के तो बोल नहीं पाते। तो कब कब क्या होता है, ये आ जाता है, अक्सर हमने नोटिस किया होगा। उसके अलावा ट्रीटमेंट के दौरान के शरीर में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं ना। कुछ गोली ले रहे हैं तो बाल झड़ रहे हैं, थकान जैसे लग रहा है, उल्टी जैसे लग रहा है। इन सब प्रॉब्लम की वजह से भी चिड़चिड़ होना बहुत कॉमन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम चिड़चिड़ बन गए हैं या फिर आपको जल्दी गुस्सा आ रहा है। इन सब प्रॉब्लम के वजह से आपको वो इमोशंस आपके अंदर से आ रहे हैं। तो ये पूरा जो है गुस्सा आना, चिड़चिड़ होना, ये हिम पर्वत जैसे होता है। बाहर के लोगों को क्या लगता है कि आपको इमोशंस में काबू नहीं है, भावनाओं में काबू नहीं है, जल्दी गुस्से हो रहे हैं, ये सब उनको लग रहा है। बट सिर्फ अंदर से आपको पता है उस गुस्से के अंदर क्या आप एक्चुअली महसूस कर रहे हो। शायद टेंशन होगा, घबराहट होगा, चिंता होगा, कुछ भी हो सकता है। तो सिर्फ गुस्सा जो है वो सिर्फ बाहर से दिखता है, इसे मैनेज नहीं करते, इसके वजह से वो गुस्से के तौर में बाहर आता है। तो जब गुस्सा होता है या फिर इरिटेबिलिटी आता है, लोग सब बोलते हैं कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसमें काबू पाना चाहिए, बट कोई ये नहीं बताता कि कैसे करना चाहिए, उसे कैसे काबू पाए। तो आज हम देखेंगे उस गुस्से, वो चिड़चिड़ापन को हम खुद कैसे काबू में कर पाएंगे। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले ये जानना है ये चिड़चिड़ापन जो रहता है ये कैसे प्रकट होता है। तो हर इंसान में वो अलग अलग तरीके से होता है। तो सबसे पहले होता है बिहेवियरल साइंस, मतलब जो दूसरे देख सकते हैं उनके व्यवहार में। तो गुस्सा होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, छोटी छोटी बातों में हमें अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ जैसे लगता है। कभी कभी ऐसे बेचैनी जैसे होता है, एक जगह बैठ नहीं पाती, चीजें इधर उधर फेंकने का मन करता है, डोर जोर से बंद करते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, या फिर वेट नहीं कर पाते। जैसे हॉस्पिटल में तो आपको पता ही है ज्यादातर वेट करना पड़ता है, तो अच्छा नहीं लगता कि बहुत टाइम बैठो, वेट करो, अपने दवाई के लिए वेट करो, डॉक्टर्स के लिए वेट करो, नर्स के लिए वेट करो। तो इसकी वजह से वो वेट करने के लिए अच्छा ही नहीं लगता। तो वो व्यवहार में जो साइंस है वो है। उसके अलावा आपके शरीर में भी कुछ चेंजेस होते हैं जो सिर्फ आप नोटिस करते होंगे। जैसे जल्दी ऐसे धड़कने लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, एकदम गरम गरम जैसा लगता है, या फिर बहुत पसीने छूट रहे होंगे, छाती में से टाइट जैसा लग रहा होगा, कंधों में टाइट जैसा लग रहा होगा, सर दर्द हो रहा होगा, पेट में कुछ अजीब सा लग रहा होगा, या फिर मुंह जो है वो ड्राई होता होगा, सूख जाता होगा, सांस एकदम ऐसे स्लो हो जाता है या फिर जल्दी जल्दी हो जाता है, हाथ पैर ऐसे कांपते हैं। या फिर गुस्सा होने के बाद आप सबने नोटिस किया होगा एकदम थक जाते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि हमारे शरीर का एनर्जी पूरा खत्म हो गया किसी पे चिल्ला के या फिर कुछ बोल के। इसके अलावा भावनाओं में भी बहुत चेंजेस आते हैं जो सिर्फ हम ही, मतलब जो पेशेंट्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको समझ में आता है। जैसे टेंशन जैसे, या फिर निराशा जैसे, शायद दुख भी लगता है कि अरे मैंने तो किसी पे चिल्ला लिया, वो तो मेरे से मदद करने के लिए आए थे, मैंने ऐसे बुरा भला कह दिया, उस बात का बुरा लगता है। या फिर ऐसे लगता है अभी कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा है मेरे से। या फिर ऐसे लगता है अभी ठीक था, अचानक से गुस्सा हो गया, फिर से मैं ठीक हूँ। तो वो मूड स्विंग्स आते रहते हैं। इसके अलावा अपने विचार में, सोच में भी कुछ बदलाव आते हैं। जैसे गुस्से के टाइम हम लोग बहुत सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करते हैं, किसी चीज में हमारा ध्यान नहीं आता, नेगेटिव विचार आते हैं मन में कि अभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है या फिर लोग मुझे समझ नहीं रहे हैं। और इन सब की वजह से क्या होता है, जो भी फैसले हमें लेने पड़ते हैं, जैसे कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, कहाँ से लेना है, क्या दवा लेना है, घर का क्या करना है, रहने का क्या करना है, ये सब फैसले हम ठीक से नहीं ले पाते क्योंकि हमारे दिमाग में तो जगह ही नहीं बचा, क्योंकि इतने सारे सोच आके बैठ गए, है ना। तो क्या कर सकते हैं इन सोच को मैनेज करने के लिए। जैसे हमने बोला व्यवहार में दिखता है, भावनाओं में दिखता है, शरीर के अंदर हमें ये साइंस आते हैं, और सोच में ये साइंस आते हैं। तो उसके ही बेसिस में हम इस गुस्से को, चिड़चिड़ापन को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हर व्यक्ति का साइन एंड सिम्टम जब गुस्सा आता है वो अलग होता है। किसी को जल्दी ऐसे पसीने जैसे छूटते हैं, किसी के लिए सांस लेना दिक्कत हो जाता है, किसी का मुंह सूखता है। बट वो गुस्सा होने के जस्ट पहले हमें पता चलता है कि हाँ शरीर में कुछ तो ऐसा अजीब सा लग रहा है, जैसे वो साइन दिख रहा है कि हाँ
मेरे को गुस्सा आ रहा है या फिर मेरे को चिड़चिड़ापन हो रहा है, उसी मोमेंट में क्या करना है, हमें उस जगह से उठ के चले जाना है। क्योंकि अगर हम और खड़े रहे उधर और बात किए, वो झगड़ा बढ़ते जाएगा, हम कुछ बोलते जाएंगे। तो क्या करना है, उधर से उठ के चले जाना है। सबसे पहले जाके क्या करना है, एक गिलास पानी पिए, थोड़ा यहाँ वहां टहलिए, ठंडे पानी से हाथ धोइए। तो ये क्या करेगा, हमारे दिमाग को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेगा, थोड़ा शांत करेगा। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, फिर भी गुस्सा कम नहीं हुआ, तो फोन लेके कुछ न्यूज या फिर कुछ गाना किसी और पे अपना ध्यान भटका लो, ताकि वो एकदम वो जो गुस्से का सिचुएशन है उससे हम बाहर आ सकते हैं। दूसरा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जो हमारे बॉडी को रिलैक्स करेगा, थोड़ा शांत करेगा। क्योंकि गुस्से के टाइम ऐसे लगता है कि हम ऐसे फूट जाएंगे, के लिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हो। तो कैसे करना है वो, 4 सेकेंड हम सांस अंदर लेंगे नाक से एकदम धीरे धीरे, 2 सेकेंड उसको होल्ड करेंगे, और 6 सेकेंड वो सांस को छोड़ेंगे मुंह से। तो 4 सेकेंड सांस लेना है धीरे से, 2 सेकेंड होल्ड करना है, और 6 सेकेंड उसको धीरे धीरे मुंह से निकालना है। क्यों, जब ऐसे हम ब्रीथ करेंगे तो हमारा हार्ट रेट, मिनट आप करोगे तो बॉडी थोड़ा रिलैक्स होगा, दिमाग थोड़ा शांत होगा। तो वो एकदम गुस्से वाला जो एनर्जी आता है ना, उसमें थोड़ा हमें काबू लगेगा। तो ये एक 5 मिनट रिपीट करना है। दूसरा एक टेक्निक हम बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक, जो है 5 4 3 2 1। तो इसका मतलब क्या है, जब गुस्सा आता है हमारा पूरा कंसंट्रेशन वो इंसान पे जिससे हमें गुस्सा आ रहा है और उस सिचुएशन पे रहेगा, है ना। तो उससे अपने ब्रेन को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 5 चीजों को देखना है जो हमारे सामने है। जैसे मेरे सामने ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये फैन है। तो ऐसे 5 चीजों को नोटिस करना है। फिर अपना ध्यान भटकाना है 4 चीजों पे जो आप छू सकते हो। जैसे मैंने मेरा वॉच को टच किया, तो वो क्या है, वॉच सॉफ्ट है तो उसको नोटिस किया। फिर कपड़े को टच करने के बाद हाँ ये थोड़ा रफ है। वैसे 4 चीजों को हमें टच करना है, और जो हमें फील होता है, महसूस होता है, उस पे ध्यान देना है। फिर 3 चीजों पे ध्यान देना है जो हम सुन सकते हैं, 3 आवाज, हमारे आमने सामने तो बहुत आवाज रहेंगी, बट 3 के ऊपर फोकस करना है, ध्यान देना है। फिर 2 स्मेल के ऊपर ध्यान देना है जो हम सूंघते हैं, जैसे सैनिटाइजर का स्मेल, परफ्यूम का स्मेल, या फिर अपने खुद के हाथ का, खाना खाने के बाद हाथ को स्मेल किया तो खाने का स्मेल। तो उस पे ध्यान देना है। और फाइनली जो अभी आपके मुंह में जो टेस्ट है उस पे नोटिस करना है। तो ये क्यों करना है, जब एकदम गुस्से में हम रहते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स वो जो डेवलप होते हैं, उससे हमारा गुस्सा थोड़ी देर तक रहेगा। बट जब हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, किसी और तरफ ध्यान देते हैं, तो दिमाग वो सब समझने के लिए काम करना चालू कर देता है। तो वो जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन में वो थोड़े थोड़े कम होके हमारा ध्यान दूसरी तरफ भटक भटक जाता है। दूसरा चीज हम ये कर सकते हैं, अक्सर जब भी झगड़ा होता है उधर कोई तो रहेगा, कोई ना कोई तो रहेगा, शायद घर वाले रहेंगे, दोस्त रहेंगे, कोई ना कोई होगा। तो जब हम उन पे चिल्लाने लगते हैं तो यूजुअली हम क्या करते हैं, उनको पॉइंट करके बोलते हैं कि तुमने ऐसा किया इसीलिए मुझे गुस्सा आया, मैं तुम्हें कब से बुला रहा था तुमने नहीं सुना इसीलिए मुझे गुस्सा आया। तो जब हम किसी के ऊपर ऐसे ब्लेम करते हैं, पॉइंट करते हैं, तो वो भी ऐसे गुस्से में आ जाते हैं, कैसे कैसे बोल दिया मुझे भी। जब भी ऐसे बात करते हैं तो वो गुस्से का सिचुएशन बढ़ता जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, जब भी गुस्सा आता है ना, आई स्टेटमेंट्स यूज करेंगे। आई मतलब इंग्लिश में, हाँ, हिंदी में हम आई को बोलते हैं मैं, मुझे, या फिर मुंबई हिंदी में मेरे को। तो अपने ऊपर हम वो सिचुएशन को लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने हस्बैंड या वाइफ को बुलाया, 3 4 बार बुलाया, उनको सुना ही नहीं दिया, फिर हमें गुस्सा आने लगा, ये कब से बुला रहा हो, एक पानी तो चाहिए था, इसके लिए क्यों नहीं सुन रहे, हेल्प क्यों नहीं कर रहे, मैं तो पेशेंट हूँ, मेरा तो हेल्प करना चाहिए, है ना। तो हम जब वो आएंगे उनसे क्या बोलेंगे, मैं कब से बुला रहा हूँ आप, तुम क्यों नहीं आ रहे हो, कितने टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ। तो फिर वो क्या बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे, उनको गुस्सा आएगा, फिर आपको गुस्सा हो जाएगा। तो वो पूरा सिचुएशन बहुत एक प्रेशर उसमें बढ़ जाता है। तो क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी गुस्सा आता है
बोलना है कि सॉरी। जब तो उसके पहले हमने देखा, गुस्सा आने से पहले, गुस्सा तो एक ऊपर का इमोशन है ना, उसके नीचे बहुत सारे अलग चीज है जो मन में चल रहे हैं। जैसे अगर आपने बीवी को बुलाया, उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं बोला या फिर आपको इग्नोर किया, ऐसे आपको लगा, तो उसका एक्चुअल आपको क्या महसूस हो रहा है कि वो क्यों नहीं सुन रहे हैं, मैं बोझ तो नहीं बन गया हूँ, मैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड तो नहीं हो रहा हूँ। तो ये टेंशन अपने मन में रहता है, बट वो टेंशन नहीं दिखाते, बट गुस्सा दिखा देते हैं गलती से। तो उनसे हम क्या बोलेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसे गुस्से जैसे लगने लगा तो, कि मैं तो तुम्हें कब से बुला रहा था, तुम सुनी नहीं, तो मुझे लगा कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। तो हम भी एक्सेप्ट करेंगे कि हमें गुस्सा आया, ताकि दूसरे जो जन है उनको ऐसा ना लगे कि हम उनको अटैक कर रहे हैं। तो वो एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी आप महसूस कर रहे हो ना, जो भी भावनाएं आपके अंदर है, उसे आपको शेयर करना है। क्योंकि जितना ये फीलिंग्स है, जो जितना इमोशन आप अंदर ऐसे दबा 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 के रखे हो, वो एक दिन ऐसे फट करके बाहर आ जाता है, फिर काबू नहीं मिलता। तो इसीलिए जिससे आप सबसे ट्रस्ट करते हो, घर वाले हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनसे खुल के आपको बात करना है। अब म्यूट हो गया सेकेंड ये। चीज ये। नहीं, अब म्यूट करना है। क्रॉस हो गया ना। ठीक अब क्रॉस हो गया मतलब वो मैं म्यूट म्यूट हो गया। करवाता हूँ, 2 मिनट। हाँ। सर जी म्यूट हो जाइए प्लीज। है। नायमा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, अभी दूसरा चीज हम ये सबसे इम्पोर्टेंट है हेलो। कि हमें अक्सर कभी कभी हाँ, आई एम सॉरी गुस्सा आता नीरजा जी, है मैं क्योंकि ऑनलाइन कोई ना। मीटिंग का बना रहा था इस वजह से। रतन जी, आप अनम्यूट नहीं है। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज ये है कि अक्सर हमें कभी कभी इसलिए गुस्सा आता है कि घर वाले कुछ ज्यादा ही हेल्प कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। तो उससे भी कभी हमें चिड़चिड़ापन लगता है, क्योंकि पहले तो हम सब अकेले करते थे, हमें किसी की जरूरत नहीं थी, बट अचानक से ऐसा लग रहा है कि सब हेल्प कर रहे हैं, सब अब ऐसे हमारे ऊपर आ रहे हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो उसकी वजह से चिड़चिड़ लगता है मन में। बट ये एक्सेप्ट करना, ये बहुत जरूरी है कि ये ट्रीटमेंट के दौरान हेल्प एक उसका भाग ही है, उसका एक पार्ट ही है। विदाउट हेल्प बहुत दिक्कत हो जाता है। वो आपको इसलिए हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो आपको प्यार करते हैं, वो चाहते हैं कि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। तो वो हेल्प इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए। ये उसका मतलब ये नहीं है कि उनके ऊपर वो बर्डन है, बोझ है। तो वो चीज कि वो लोग हेल्प करेंगे, वो एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, हमें अच्छा नहीं लगता, गिल्ट फील होता है, और फिर क्या होता है, हम चिड़चिड़ापन मन में आने लगता है। दूसरा चीज ये कर सकते हैं, जब हम जब भी हमें ऐसे गुस्सा आ रहा है और मन में काबू नहीं मिल रहा है, जब ऐसा लगता है, क्या कर सकते हैं, अगर एक जगह पे बैठे हैं, उठना है, किसी भी दिशा में चलना है, 10 स्टेप्स लेना है। तो जब आप चलोगे, धीरे धीरे एक एक स्टेप लोगे, और उस पे ध्यान देना है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे ध्यान देना है, और फर्श की तरफ ही देखना है। ये क्यों करना है, तभी आपका ब्रेन थोड़ा और शांत होगा और उस सिचुएशन से थोड़ा बाहर आएगा, और वापस 10 स्टेप के पास वापस आके बैठ जाना है। दूसरा टेक्निक ये है, गुस्सा होने से जस्ट 1 मिनट पहले आपको क्या करना है कि अगर आप बैठे हो, खड़े होना है, अगर खड़े हो, बैठना है, एक लंबी सांस लेना है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बोला था, 4 सेकेंड इनहेल करेंगे, 2 सेकेंड होल्ड करेंगे, 6 सेकेंड सांस छोड़ेंगे, अपने शोल्डर्स को, कंधों को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, और फिर वापस उस सिचुएशन में जो आप बात कर रहे हो, जो भी कर रहे थे, उसमें वापस आना है। वो 1 मिनट पॉज क्यों लेना है, क्योंकि जब गुस्सा एकदम बढ़ जाता है, हमें ऐसा लगता है कि कभी काबू ही नहीं मिलता। तो वो 1 सेकेंड या फिर 1 मिनट जब हम पॉज लेते हैं, दिमाग उतने देर तक शांत रहता है, और जो हम थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं वो कम हो जाता है। अभी ये जो हमने इतने टेक्निक्स जो बात की है, ये हम व्यवहार में कर मतलब चेंजेस लाते हैं, तो वो करना थोड़ा आसान है। अभी जो 3 स्टेप्स में बोलने वाले हूँ,
वो थोड़े सोच विचार के रिलेटेड है, करना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली जब एकदम गुस्सा चिड़चिड़ापन लगता है तो वो एक्टिवली सोच के करने में दिक्कत लगता है। बट धीरे धीरे करके हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब भी गुस्सा आता है या फिर गुस्सा होने के बाद बैठ के बस सोचना, मुझे एक्चुअली किस चीज पे गुस्सा आया था। उस इंसान पे आया था या फिर कुछ और मेरे मन में चल रहा था, वो उस टाइम आ गए उन पे मैंने गुस्सा निकाल दिया। या फिर मुझे दर्द हो रहा था इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। देखना है किस वजह से हमें गुस्सा आ रहा था और कितने तक गुस्सा आया था। कभी गुस्से में हम बहुत कुछ बोल देते हैं, शायद गुस्से का अमाउंट थोड़ा ही होगा बट बोल बोल के कुछ और हो जाता है। तो कितने टक्के तक मुझे गुस्सा आया था, और जब मुझे जो गुस्से जो जो मुझे फील हो रहा था, गुस्सा चिड़चिड़ापन, उसमें एक्चुअली उस दूसरे आदमी ने कुछ किया कि वो गुस्से की इसमें वो आ गया तो उसके ऊपर मैंने भड़क लिया, वो देखना है। और फाइनली ये सोचना है अगर मैं उसके जगह होता मुझे कैसे लगता, कोई और अगर मेरे पे गुस्सा हो जाते तो। वो हमें देखना है। वो इनिशियली जब एकदम गुस्से में रहते हैं तो ये सब सोचना बहुत दिक्कत लगता है, बट बाद में भी आप कर सकते हो, थोड़ा शांत होने के बाद बैठ के सोच सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जब भी हमें ऐसे समझ में आ रहा है कि हमें गुस्सा आ रहा है, वो चिड़चिड़पन ऐसे बढ़ रहा है मन के अंदर, सबसे पहले देखना है हमारे दिमाग में क्या विचार चल रहा है, क्या सोच आ रहा है। कभी कभी ऐसा लग रहा होगा कि मुझे हॉस्पिटल में बहुत वेट करवा रहे हैं, या फिर मेरी बीवी मेरी ठीक से ध्यान नहीं रख रहे, मेरे बच्चे ठीक से मेरे ध्यान नहीं रख रहे। तो वो जो सोच है उसको एक बार चेक करना, एक्चुअली में हॉस्पिटल में आपको वेट करवा रहे हैं, या फिर एक्चुअल में आपकी बीवी आपकी देखभाल नहीं कर रही है, बच्चे देखभाल नहीं कर रहे, कि वो किसी और चीज में थोड़े बिजी हो गए इसकी वजह से शायद उन्होंने सुना नहीं। तो वो जब हम चेक करते हैं, हम उस विचार के बारे में विचार करते हैं, तो थोड़ा हमें क्या मन में ठीक लगने लगता है। तो वो जो भावनाओं का जो इंटेंसिटी होता है, अगर गुस्सा इतने तक था वो थोड़ा कम होने लगता है। तो जब भी ऐसा आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है, सबसे पहले देखना मन में विचार क्या चल रहा है। विचार कुछ और के बारे में होगा, कुछ और भावनाएं होंगी मन में, बट कभी कभी हम किसी से बोलते नहीं तो वो गुस्से के तौर पे बाहर आ जाता है। फाइनल एक चीज, अक्सर गुस्सा तब आता है जब हम किसी से बात करते हैं, है ना। तो ये सब उठ के चलने का या फिर सोचने का इतना टाइम हमें नहीं मिलता। तो कब तो तब उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ बोलने से पहले आपको पता है अगर ये मैं बोलूंगी या फिर बोलूंगा तो दूसरे इंसान को अच्छा नहीं लगेगा, उनको बुरा लगेगा। तो वो बोलने से पहले एक बार एक पेपर पेन अगर आपके पास में है, अगर आप लिख पाते हो तो उसको लिखो। क्यों लिखना है, जब लिखेंगे थोड़ा आपका ब्रेन दिमाग शांत होगा, थोड़ा रिलैक्स होगा, फिर आप सोच सकते हो कि आपको इसके बारे में बोलना है कि नहीं। तो ये जब भी कुछ आपको ऐसे गुस्से के मोड में कुछ बोलना होगा, उसके बोलने से पहले एक बार लिखो, फिर आप देखो कि आपको वो चीज बोलना है कि नहीं। क्योंकि गुस्से में कभी भला बुला कह देते हैं बट बाद में हमें अफसोस होता है कि ऐसा बोलना नहीं चाहिए, और फिर वो अपने रिश्तों में ही दरार आता है, फिर हमें और अच्छा नहीं लगता, और शरीर में या फिर सेहत में अच्छा कमजोरी जैसे लगता है, ठीक नहीं लगता। उसके वजह से ये जरूर ट्राई करना। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं अपने घर में, आज से शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि मन का चिड़चिड़ापन ठीक नहीं हो रहा है, मायूसी उदासी बढ़ती जा रही है, घबराहट बढ़ता जा रहा है, तो जरूर अपना मन का देखभाल भी करना। हम यहाँ पे है हॉस्पिटल में आपके मन को स्पेसिफिकली देखने के लिए, जैसे हम अपना शरीर का देखभाल करते हैं, है ना। जब भी शरीर को ठीक नहीं लगता हम भाग दौड़ के जाते हैं इलाज करवाने के लिए, मन को कभी कभी हम छोड़ देते हैं सोच के कि ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। बट अक्सर मन और शरीर दोनों मिला हुआ है, जब एक को कमजोरी आता है दूसरे को ऑटोमेटिकली कमजोरी हो जाता है। तो इसलिए जब भी ऐसा लगे कि मन ठीक नहीं है, मन को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तभी तो ये है मेरा टॉपिक। थैंक यू। ओवर टू यू रतन जी। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नायमा जी। स्क्रीन बंद कर सकते हैं। हाँ। जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका, और हमेशा से शुक्रिया अदा करते रहेंगे कि आप हमेशा ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो
दूसरे चीजों से अलग रहते हैं, और फिर बहुत अलग चीज, मतलब शब्द ही नहीं बयां हो रहे हैं आपके इसके लिए। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि हमारे पास समय नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मीटिंग अचानक से बंद हो जाता है तो प्लीज कृपया करके वापस से उसी लिंक पे, आप नए लिंक पे वापस से ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं देवदीप सर के पास जाना चाहूंगा। देवदीप सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहा हूँ। हाय जी सर। रतन। जी हेलो सर। सर तो मैं तब तक हाँ सर, तो मैं आपको सबसे पहले पिन कर देता हूँ। हाँ सर, मैं पहला सवाल है, एक अजीत साबला करके पेशेंट है, मेसोथेलियम कैंसर, जुलाई 24 से चल रहा है, इम्यूनोथेरेपी चल रहा है, अभी फेफड़ों में जलने वाला असहनीय दर्द हो रहा है, दर्द के कारण है, समाधान भी बताइए ग्रुप। वजन वजन भी जुलाई 24 में 60 किलो था, अब 35 हो गया है। दर्द का मुख्य कारण क्या है? 24 थेरेपीज हो चुकी है, इम्यूनोथेरेपी की हम बात कर रहे हैं सर। सर आपको अभी क्या आवाज आ हो रहा रहा है? दर्द हो रहा है? है? यस सर, यस सर। हाँ, अभी दर्द हो रहा है। हाँ ठीक है। सो उनको मैं ये बताऊंगा कि कभी कभी लंबा समय तक इम्यूनोथेरेपी चलने के बाद वीकनेस, दर्द हो सकता है, तो उनका लास्ट इम्यूनोथेरेपी का जो ब्लड टेस्ट होता है वो एक बार कर लेना चाहिए। तो वो, और साथ में अगर उसके बाद भी कम नहीं होता है, थोड़ा बहुत दर्द का गोली ले सकता है। अगर वो मुंबई में है तो हमें आके दिखा सकता है, अगर लोकल प्लेस में है तो लोकल डॉक्टर को मिल सकता है। जी सर। दूसरा सवाल है कि ये प्रवीण कुमार सिन्हा जी का सवाल है, आफ्टर गेटिंग इन 12 साइकिल्स ट्रीटमेंट विद इम्यूनोथेरेपी द डिजीज विल बी फाउंड इन प्रोग्रेसिव स्टेज, इट इज कोलेंजिक कार्सिनोमा ऑफ 4 स्टेज, व्हाट इज माय फ्यूचर नाउ एंड व्हाट विल बी द नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? हाँ, उनका फाइल नंबर बता सकते हैं क्या? नो सर, उन्होंने फाइल नंबर नहीं लिखा है। तो इन जनरल ठीक है हम ठीक है। कैसे बता सो सकते बेसिकली मतलब इन जनरल एग्जैक्टली, सो मुझे लग रहा है वो कोलेंजियो कार्सिनोमा का बात कर रहे हैं, जो एक तरह का गॉल ब्लैडर के बाजू वाला लिवर के पोर्शन का कैंसर होता है। तो उसमें हम अगर इम्यूनोथेरेपी देने के बाद बीमारी बढ़ जाता है तो आगे हम कुछ मॉलिक्यूलर टेस्ट करते हैं। लोग लगभग 100 में से 15-20% पेशेंट्स को कुछ टारगेटेबल म्यूटेशन आता है, तो उस हिसाब से हम टारगेटेड थेरेपी देते हैं। और अदरवाइज हम कीमोथेरेपी कंटिन्यू करते हैं, दूसरे तरह का कीमोथेरेपी। सर नेक्स्ट सवाल है गौतम सर, आई थिंक अब्दुल अजीज जी का, CV 20505, कैंसर बोन के अंदर मेटास्टेटिक हो चुका है, तो उसका साइन और सिम्टम क्या होता है? प्लीज ये बता दीजिए। बोन के अंदर होना, अंदर मेटास्टेटिक हो गया है, तो उसका साइन और सिम्टम कैसे पता सर? सो कैंसर अगर बोन में फैल जाता है तो यूजुअली बोन पेन होता है, हड्डी वीक हो जाता है, जिसके कारण हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर बोलते हैं। मतलब बहुत ट्रिवियल ट्रॉमा, बहुत थोड़ा ट्रॉमा होने से या थोड़ा लगने से हड्डी का फ्रैक्चर हो सकता है। कभी कभी अगर हमारा पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका हड्डी में बीमारी रहता है, तो वो जो नर्व रहता है वो नर्व को प्रेशर डालते हैं, उसके कारण हमें बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। एंड कभी कभी हमारा जो दोनों पैर है उसमें वीकनेस आ सकता है। तो ये सब जनरली बोन मेटास्टेसिस जो हम बोलते हैं, बोन में फैला हुआ कैंसर, उनका सिम्टम्स होता है। सर सुनीता जी का सवाल है कि मेरी मम्मी बहुत हद तक ठीक है, हो गई है, उसको गुस्सा, सर हाँ वो ठीक है, तक हो गई, उनको गुस्सा चिड़चिड़ापन नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा शांत हो गई है, जबकि पहले से इतनी शांत नहीं थी। हमेशा लोगों से बात करती थी, बिल्कुल ऑपोजिट हो गई है, और हमेशा वीकनेस रहता है, ऐसा बोलती बोलती रहती है। उनको सिर्फ सोने का मन करता है, उनको 30 रेडिएशन हो चुका है, 6 केमो एक साथ हुआ है, और 2 साल से लगभग इलाज कर रहे हैं। केस फाइल नंबर 23 सीरीज 25609, सुनीता देवी। और उनको सजेशन चाहिए ठीक है कि उनको किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ये सारी चीजें के लिए। ठीक है। सो बेसिकली देखो, अगर उनको कीमो चल रहा होगा तो डेफिनेटली कीमो के दौरान एक फैटीग का कंपोनेंट रहता है, वीकनेस का कंपोनेंट रहता है। ठीक है, तो उसके कारण कम बात करना,
पूरा दिन बेड में लेटा रहना, ये सब चीज हो सकता है। साथ में अगर जो पेशेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग कैंसर का पेशेंट्स होता है, उनको एक साइकोलॉजिकल इश्यूज भी रहता है, जो टॉपिक लेके आज हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस स्थिति में एक डिप्रेशन का कंपोनेंट रह सकता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का कंपोनेंट रह सकता है, जिसके कारण एक डर रहता है, एंग्जाइटी रहता है कि बीमारी बाहर तो नहीं जाएगा, बीमारी आगे क्या स्थिति में जा रहा है, तो ये कारण हो सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उनको एक तो ऑप्शन से, अगर उनके उधर कोई साइको ऑन्कोलॉजिस्ट अवेलेबल है तो उनको मिल सकता है, बट अगर वो ऐसे दूर का कोई सिटी में बैठा हुआ है तो कोई नॉर्मल साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा सकते हैं। ठीक है। और साथ में अगर मुंबई में है तो हम लोगों को आके भी दिखा सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन। गौतम से ये सवाल कर चुके हैं हम। ओके, गौतम सरोनकार 6 month follow up going on, and this is happening to with me। सीए टंग केस है, टीएसएच ज्यादा होने से एंग्री ज्यादा होता है क्या? टीएसए ज्यादा होने से? हाँ, टीएसएच लिखा है सर, टीएसएच। हाँ हाँ, सो बेसिकली जो टंग का पेशेंट्स होता है, उनके रेडिएशन के दौरान थायराइड ग्लैंड के ऊपर थोड़ा इफेक्ट आता है, जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म एंड टीएसएच हार्मोन बढ़ जाना हो सकता है। तो टीएसएच ज्यादा होने के कारण, जिसको हम हाइपोथायरॉयड बोलते हैं, उसके कारण बिहेवियरल एबनॉर्मलिटीज हो सकता है, कोई कोई एंग्जाइटी बढ़ जाता है, किसी में डिप्रेशन होता है। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट हमें और भी सारे कारण रूल आउट करना चाहिए वो कंफर्म करने के लिए, एंड देन वी कैन हम बता सकते हैं कि वो इसके कारण हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट हाँ, हो सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने शॉर्ट नोटिस पे आने के लिए, और हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। सर क्या ये लंबे समय का केमोथेरेपी हमारे दिमाग पे असर डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है सर? एग्जैक्टली। सो हम लंबा समय तक अगर हम कीमोथेरेपी ले रहे हैं, सिर्फ लंबा समय नहीं, इवन कुछ समय तक भी जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, उनके कंडीशन में एक साइकोलॉजिकल इश्यूज रहना बहुत नॉर्मल है। हम इसको कीमो ब्रेन बोलते होता है, मतलब जो ब्रेन अंदर अगर कीमोथेरेपी जाता है तो उसका एक, कई सारे कीमोथेरेपी देखा गया है रिसर्च में, कि जिसका एक हमारा बिहेवियरल साइकोलॉजिकल ये जो पार्ट रहता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट रहते हैं। सो डेफिनेटली लॉन्ग स्टैंडिंग कीमोथेरेपी का एक तो ब्रेन कंपोनेंट रहते हैं, एक न्यूरोलॉजिकल कंपोनेंट रहते हैं। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक तो होता है कि न्यूरोपैथिक पेन होता है, कुछ कीमोथेरेपी है जो ब्रेन के ऊपर टॉक्सिक मतलब साइड इफेक्ट देते हैं, बट उसको छोड़ के भी सिर्फ बिहेवियरल साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। सो अगर जो पेशेंट्स का कीमोथेरेपी चल रहा है, उनको अचानक अगर बिहेवियरल चेंजेस आने लगा, तो डेफिनेटली हमें वो एक्शन लेना चाहिए। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे आज के हमारे गेस्ट, नाइमा जी और देवदीप सर। तो सभी सभी का शुक्रिया, और हमारे पास बिल्कुल कम समय है, तो तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और इसी नए सब्जेक्ट के साथ और बिना किसी ग्लिच के हम अगली बार दोबारा मिलेंगे। आज के टेक्निकल चीजों के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप बहुत उत्साह से हमें दोबारा ज्वाइन के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।